हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है विवेक कुमार चौधरी और आज फिर से आपका स्वागत है एक बार आपके अपने प्लेटफॉर्म चौधरी विवेक कुमार पर, जहां आपको मिलता है जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का पूरा ज्ञान। जैसा कि अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीएसटी होता क्या है, ये जीएसटी क्यों आया और जीएसटी कितने टाइप के होते हैं। तो आज भी हम उन्हीं पॉइंट्स को आगे ध्यान में रखते हुए आज हम उससे आगे कुछ नया सीखेंगे। तो हमने, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी होता क्या है, वो कब लगता है, कैसे लगा, क्यों आया। आज हम जानेंगे कि कब एक पर्सन या एक बिजनेस उस जीएसटी के अंदर, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है या जीएसटी का जो दायरा है उसमें कब वो एप्लीकेबल होता है। तो इन्हीं टर्म्स को लेकर के आज की हमारी वीडियो होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एप्लीकेबल कब होता है, वो किन पर्संस के लिए मैंडेटरी है और किन को कौन से ऐसे पर्सन है जिनको वॉलंटरी बेस पे लेना पड़ता है। लिमिट ऑफ जीएसटी क्या है, मतलब एक टर्नओवर लिमिट होती है जीएसटी की, वो कब एप्लीकेबल होता है, किन स्टेट में टर्नओवर लिमिट जो है वो अलग एप्लीकेबल है। उसके बाद टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, कितने टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो जीएसटी एप्लीकेबल कब होता है? ऐसा तो नहीं है कि हर एक बिजनेस जो इंडिया के अंदर रन कर रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी के लिए जीएसटी मैंडेटरी है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके लिए वो मैंडेटरी है और कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को वॉलंटरी बेस पे लेते हैं। तो आइए हम डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। जो मैंडेटरी है जिनके लिए, वो है जैसे जीएसटी से पहले यानी कि 1 जुलाई 2017 से पहले जो भी हमारे यहाँ टैक्सेशन लॉ चल रहा था, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ हमारे इंडिया में चल रहा था, चाहे वो वैट हो, चाहे सर्विस टैक्स हो, चाहे एक्साइज हो, उसके अंदर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जो भी बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री जीएसटी लॉ जो था उसमें रजिस्टर्ड थे। तो उन पर्संस को दोबारा से जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉलंटरी बेस, यानी कि अपने इच्छा के हिसाब से आप पर्सन को जीएसटी नंबर लेना है। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें टर्नओवर नहीं हो, जीरो टर्नओवर है, फिर भी उनको जीएसटी लेना पड़ता है। जैसे कि सबसे अगर बड़ा एग्जांपल हम देखें तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो टाइम है वो ऑनलाइन का है। अगर आपको एक छोटी सी पेंसिल से लेके एरोप्लेन की टिकट भी चाहिए तो हर कोई ऑनलाइन प्रेफर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ना तो आज के जो हमारे सभी का बिजी शेड्यूल है उसमें ना तो किसी के पास इतना टाइम है कि वो ऑफलाइन मोड में जाए और ना वो लोगों के लिए कन्वीनियंट है। तो इसलिए लोगों का जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन लगता है वो है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उन सभी को अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर वो चाहते हैं कि उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हो, तो उनका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है जीएसटी नंबर, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म बिना जीएसटी नंबर के आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देती है। तो यहां तक आपको क्लियर है? यानी कि अगर आप कोई नया बिजनेस ई कॉमर्स ऑपरेटर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना मस्ट है। यानी कि हमने अभी दो चीजें बताया मैंने आपको, एक वॉलंटरी बेस, दूसरा मैंडेटरी। यानी मैंडेटरी उनके लिए जो ऑलरेडी जीएसटी, जो प्री जीएसटी लॉ उसमें रजिस्टर्ड तो उनके लिए मैंडेटरी है। सेकंड, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनको वॉलंटरी बेस पे ये लेना पड़ता है। एक होता है कि टर्नओवर, यानी टर्नओवर का मतलब है कि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, जो करंट 23-24 फाइनेंशियल ईयर अगर मैं उसको कंसीडर करूं, उस फाइनेंशियल ईयर के बीच में किसी भी बिजनेस ने अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट जो बिजनेस करते हैं उसको हम कहते हैं टर्नओवर। अगर कोई बिजनेस या इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या कोई एनी टाइप ऑफ बिजनेस अगर रन कर रहा है, वो किसी फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपए की टर्नओवर इन केस ऑफ गुड्स एक्सेप्टेड 9 स्टेट्स अगर क्रॉस कर जाता है तो उसको जीएसटी नंबर लेना मस्ट है। अब मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी बिजनेस एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख के टर्नओवर
अगर क्रॉस कर लेता है सिर्फ 9 स्टेट को छोड़ के गुड्स की कंडीशन, गुड्स सप्लाई की कंडीशन में, तो उसको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। वो कौन कौन से राज्य हैं? हमारे जो 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। उसके बाद 2 हमारे उसमें हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये स्टेट्स भी इंक्लूड है। इसमें जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 40 लाख की जगह सिर्फ और सिर्फ 20 लाख है। यानी कि इन 9 स्टेट्स में अगर आपको बिजनेस करना है तो वहां जो टर्नओवर लिमिट है, टर्नओवर की जो कैपिंग है वो सिर्फ 20 लाख की है। इसके अलावा जो भी हमारे स्टेट्स है उस सभी में जो टर्नओवर की लिमिट है गुड्स के केस में वो हमारी 40 लाख की है। अगर आप गुड्स की जगह सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडिंग के प्रोवाइडर के केस में जो हमारा टर्नओवर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख है ऑल ओवर इंडिया। तो ये सभी को समझ में आया। यानी कि टर्नओवर के अगर हिसाब से हम देखें तो 40 लाख और 20 लाख, यानी 40 लाख गुड्स एंड सर्विस के, गुड्स के केस में और 20 लाख सर्विस के केस में। और 20 लाख ही है 9 स्टेट में गुड्स और सर्विस दोनों के केस में। वो 9 स्टेट्स मैंने आपको बता दिए 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट के, और 2 हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट हो गई हमारी। अब आता है अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइप कितने होते हैं। यहां पर दोस्तों मेजर 4 टाइप के जीएसटी रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक तो हमारा जो नॉर्मल टैक्स पेयर होता है, एक होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक होता है कॉम्पोजिशन स्कीम या कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, और एक होता है नॉन टैक्स रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन। चलिए अब हम ब्रीफ में इन चारों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा नॉर्मल टैक्स पेयर है, उसका जो मतलब होता है, अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन या कोई भी इंडियन रेजिडेंट पर्सन जो अपना बिजनेस इंडिया से ऑपरेट कर रहा है, उसको जब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने जाएगा तो वो एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर के हेड में रजिस्ट्रेशन लेगा। यानी कि दोस्तों जब भी कोई पर्सन इंडिया के अंदर रहते हुए अपना बिजनेस ऑपरेट करेगा और अपना बिजनेस रन करेगा तो वो जो रजिस्ट्रेशन लेगा वो नॉर्मल टैक्स पेयर के हेड में लेगा। ये हो गया पहला, जो हमारा पहला टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन था ये। अब सेकंड हमारा आता है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, या आपने कई बार सुना होगा कॉम्पोजिशन स्कीम या कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। वो होता है इन दिस केस, तो कॉम्पोजिशन स्कीम के जो केस में जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर होता है उसको होता है कि एक फिक्स अमाउंट होता है पूरे साल का जो टैक्स का, वो उसको पे करना पड़ता है। यानी कि हम नॉर्मल टैक्स पेयर क्या है, हर महीने टैक्स पे करना है, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में जो रजिस्टर्ड है उसको हर महीने टैक्स नहीं पे करना, और उसको पूरे साल का एक फिक्स अमाउंट होता है जो एक बार में पे करना होता है, वो सिर्फ एक ही बार टैक्स पे करता है। और ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम का जो लिमिट है वो अप टू 1 CR है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है तो ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अगर आपका बिजनेस 1 करोड़ से ऊपर बढ़ गया, टर्नओवर आपके 1 करोड़ से ऊपर हो गई, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो ये था दोस्तों हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम। और कॉम्पोजिशन में एक चीज और होती है कि कॉम्पोजिशन जो टैक्स पेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जुरिडिक्शन में ही काम कर सकता है। यानी कि वो जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है सिर्फ उसी रजिस्टर्ड के अंदर सप्लाई दे सकता है। अब फॉर एन एग्जांपल अगर हम बेटर इसको क्लियर करें, एक पर्सन अगर दिल्ली में रजिस्टर्ड है कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो वो किसी अदर स्टेट्स में जो पर्सन बैठा है उसको सप्लाई अगर देगा तो एसईजेड, जिसको हम एस कॉम्पोजिशन स्कीम जो बोलते हैं, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये था दोस्तों नॉर्मल टैक्स पेयर और कॉम्पोजिशन स्कीम। अब हम बात करते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की। जैसा कि आपको नाम से समझ में आएगा कैजुअल, यानी कि एक कैजुअली किसी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ये उन लोगों के लिए होता है जो ओकेजनली अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। आपने देखा होगा लाइक दिवाली, होली, दशहरा, इस पे कुछ लोग अपना एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या कुछ प्रोडक्ट होता है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जैसा भी उनके कन्वीनियंट के हिसाब से पॉसिबल होता है वो उसको सेल करते हैं। तो उस टाइम पे भी उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कई बार मैंडेटरी होता है। तो
उस केस में जो वो जीएसटी नंबर लेते हैं वो लेते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के हेड में, जो कि रजिस्ट्रेशन दोस्तों 3 महीने तक वैलिड होता है। और अगर वो पर्सन चाहे तो उस रजिस्ट्रेशन सर्ट नंबर को या तो रिन्यू करा सकता है या फिर उसकी जो टाइम लिमिट है उसको वो एक्सटेंड करा सकता है जब तक वो चाहे तब तक। उसके बाद हम दोस्तों आते हैं नॉन टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी कि वो पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है लेकिन अपना बिजनेस जो है वो इंडिया में चला रहा है, यानी वो रहता तो आउटसाइड इंडिया है लेकिन अपना बिजनेस जो है वो इंडिया में रन कर रहा है। तो उस पर वो जो पर्सन रजिस्ट्रेशन जिस भी हेड में लेगा उस हेड को हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। आशा करता हूं यहां तक मैंने आपको जो भी बताया है वो ठीक हो। अगर इसमें कोई गलती हुई या कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसको ठीक करूं। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मेजर 4 तरीके के हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होते हैं। पहला होता है नॉर्मल टैक्स पेयर, दूसरा होता है कॉम्पोजिशन स्कीम, तीसरा होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और चौथा होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई पर्सन एप्लीकेबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लेकिन वो नहीं लेता, उस केस में क्या होगा? अब लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको जीएसटी नंबर लेना चाहिए लेकिन वो नहीं लेता है, तो उस केस में उसके साथ क्या होगा इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 2 तरीके से दोस्तों इस चीज को समझो। एक तो होता है कि आपने इंटेंशनली किया, एक होता है आपने गलती से किया, एरर हो गया आपसे। अगर आपने जानबूझ के किया है तो जो भी उस टाइम पीरियड में आपने जो भी सप्लाईज की है उस पर जो भी टैक्स होगा एप्लीकेबल वो आपको विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बाय मिस्टेक जीएसटी नंबर नहीं लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, रन कर लिया, उस केस में आपको 10% ऑफ जो लाइबिलिटी टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसका 10% ऑफ लाइबिलिटी आपको पे करनी है। और ये भी 10% उस केस में एप्लीकेबल है जब आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी हायर देन 1 लाख रुपीज हो। यानी कि अगर आपने गलती से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और अपना बिजनेस कर लिया है तो आपको 10% की ही लाइबिलिटी पे करनी है, लेकिन वो उस केस में जब आपके टोटल टैक्स की लाइबिलिटी 1 लाख रुपए से ऊपर हो। यानी आशा करता हूं समझ आया होगा। अब एक बार से दोस्तों हम फिर से इसको समराइज करते हैं। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि अगर फाइन को हम देखें तो जो 10% है वो सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल है जब आपसे गलती से हुआ हो, यानी कि अब आप अपनी इनोसेंटनेस जो है वो आप प्रूव कर सको, तभी आपको 10% लगेगा। वो भी तब जब आपकी जो लिमिट है, जो टैक्स आपका टोटल लायबिलिटी बन रहा है वो 1 लाख रुपए से ऊपर हो। ओके दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही। जल्दी हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे एक ही गुजारिश है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर कोई मिस्टेक लगती है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, मेरी पूरी कोशिश होगी उसको ठीक करने की। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।